नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खेती प्रकृति पर। मैं डॉक्टर पशुपतिनाथ एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूं एग्रीकल्चर मार्केटिंग के टर्मिनोलॉजी के दूसरे पार्ट के लेक्चर के साथ, जहां पे हम विभिन्न और टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे और कंटिन्यू करेंगे पिछले लेक्चर के साथ, जहां पे मैंने आपको एपीएमसी के टर्म के बारे में बोला था। एपीएमसी के टर्म्स के बारे में मैंने आपको जब डिस्कस किया था, तो ये इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के टर्म में यूज किया था, जैसा कि आप लोगों को ध्यान होगा। और मैंने ये बोला था कि इट इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म इंटीग्रेटिंग एपीएमसी मार्केट फॉर अ बेटर प्राइस डिस्कवरी। अब एपीएमसी क्या है? बहुत सारे बच्चों को ये दिमाग में कॉन्सेप्ट होगा कि एपीएमसी के बारे में सर ने डिस्कस किया था, तो वो है क्या? एपीएमसी के बारे में जब हम बात करते हैं, एपीएमसी एपीएमसी मींस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक मार्केट कमेटी। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक मार्केट कमेटी। अब ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लाइव स्टॉक मार्केट कमेटी ये किसके किसके अंतर्गत, किस एक्ट के अंतर्गत आता है, कब इसका गठन हुआ, किस तरीके से गठन हुआ, इसके अंतर्गत हम किस किन चीजों की चर्चा करने वाले हैं, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। बेसिकली एपीएमसी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक मार्केट कमेटी है, ये अंडर द प्रोविजन एक्ट ऑफ एपीएलएम एक्ट, ये पूरी जब भी हम बात करेंगे एपीएमसी की, तो यहां पे फिर एक टर्म आता है एपीएलएम एक्ट। एपीएलएम एक्ट क्या है? एपीएलएम एक्ट की बात करें, दिस इज द मॉडल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक मार्केटिंग प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2017। एपीएलएम एक्ट कब आया? 2017 में आया। 2017 में किस लिए आया? क्योंकि इनको गठन करना था एपीएमसी का क्या? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लाइव स्टॉक मार्केटिंग प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2017. It is a proposed law that aims to improve agriculture marketing in India. इस एक्ट का क्या काम था? एग्रीकल्चर मार्केटिंग को किस तरीके से इंडिया में इंप्रूव किया जाए, किस तरीके से फार्मर को उसके प्रोड्यूस का बेटर जो वैल्यू है वो प्रॉपर तरीके से मिले। तो 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एपीएलएम एक्ट लागू किया, और एपीएलएम एक्ट लागू करने में एपीएमसी को उन्होंने इनिशिएट किया, जहां पे तो हमने बात किया एपीएमसी का। अब हम अगले टर्म के बारे में बात करने वाले हैं मार्केटिंग मार्जिन की। मार्केटिंग मार्जिन्स, डू यू नो अबाउट मार्केटिंग मार्जिन्स? मार्केटिंग मार्जिन्स के बारे में जब हम बात करते हैं, जब आपको मान लीजिए कभी किसी टाइम में पापा ने या मम्मी ने भेजा बेटा आप लोग मार्केट से जा करके कुछ सामान लेकर के आओ, तो आप जाते हो उस दुकानदार से पूछते हो कि भैया ये कितने रुपए किलो है, या कितने रुपए का दर्जन दोगे, या किस तरीके से दोगे। तो वो अपना उस प्रोडक्ट का, उस सामान का, उस पदार्थ का आपको वैल्यू बताता है कि भैया ये इतने रुपए किलो मैं दूंगा। ठीक है, अब आप बोलते हो कि भैया 2 रुपया कम कर लो। वो कहता है नहीं जी भैया 2 रुपया कम नहीं कर पाएंगे, और इसमें हमें पड़ता नहीं पड़ेगा। पड़ता मतलब प्रॉफिट नहीं होगा। तो आप कहते हो कि चलिए ठीक है 1 रुपया कम कर लीजिए। वो कहता है मेरा मार्जिन नहीं बैठ पा रहा है, मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। आप, ये एक सिंपल टर्म है जो कि कॉन्टिन्यूअस रूप में दुकानदार आजकल या कहीं भी जहां पे भी आप सामान लेने जाओगे वो यूज करता है। तो मार्केटिंग मार्जिन्स की अगर हम बात करें, तो जो वैल्यू है, खरीदी गई जो लागत है उस दुकानदार की या उस फार्मर की जो लगाई गई लागत है, वो कितने दाम में बेच रहा है, कितने दाम में उससे प्रॉफिट निकाल रहा है, ये सारे वैल्यूज को निकाल करके मार्जिन्स निकलते हैं। सो मार्केटिंग मार्जिन्स के बाद आता है मार्केटिंग कॉस्ट। मार्केटिंग कॉस्ट की अगर हम बात करें, एक्सपेंसेस इनकर्ड
ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ अ प्रोड्यूस फ्रॉम फर्म टू द कंज्यूमर, या यूं कह लें फ्रॉम फर्म टू द टेबल। क्या बोला मैंने मार्केटिंग कॉस्ट के बारे में? एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ, ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, मींस जो एक्सपेंस हमारा खर्च हुआ, जो पैसा हमारा खर्च हुआ फर्म से लेकर के उस टेबल तक ले जाने में, उस कंज्यूमर तक ले जाने में, उसको हम क्या बोलेंगे? मार्केटिंग कॉस्ट बोलेंगे। मैंने क्या बोला आपको? मार्केटिंग मार्जिन्स। मार्केटिंग मार्जिन्स को थोड़ा सा इलेबोरेटेड तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा, सुनिएगा ध्यान से। द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस पेड बाय कंज्यूमर एंड द प्राइस रिसीव्ड बाय द फार्मर। अभी मैंने दुकानदार का एग्जांपल बताया था कि आपके पापा ने आपको भेजा सामान लाने के लिए दुकानदार से। दुकानदार ने बोला कि भैया मैं 2 रुपए किलो कम नहीं कर पाऊंगा। आपने कहा कि ठीक है भैया 1 रुपया किलो कम कर दो, तो उसने बोला कि भैया मेरा मार्जिन नहीं है। अभी मैं क्या बोला? द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस पेड बाय कंज्यूमर एंड द प्राइस रिसीव बाय द फार्मर। मैंने 10 रुपए किलो बोला, आपने 10 रुपए किलो रुपए खरीदा, इसके बीच का जो डिफरेंस आया, या मान लीजिए मैंने 10 रुपए किलो बोला, आपने 9 रुपए किलो उसको थोड़ा सा और बार्गेनिंग करके क्या कर लिया? कम कर लिया। तो इसके बीच का जो डिफरेंस आया उसको हम बोलते हैं क्या? मार्केटिंग मार्जिन्स। अब मार्केटिंग मार्जिन्स के बाद अगला टर्म आता है जो टर्मिनोलॉजी में हम यूज करने वाले हैं बहुत ही कॉन्टिन्यूअस रूप से, मिडिल मैन और इमीडिएटरीज का। मिडिल मैन के बारे में आपको पता है क्या होता है मिडिल मैन? कहीं कहीं पे इसको दूसरे लैंग्वेज में भी यूज करते हैं, बिचौलिया भी बोलते हैं, थर्ड पार्टी भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे कोई ऐसा कि जो दो लोगों के बीच में मध्यस्थता कराए। क्या कराए? मध्यस्थता कराए। मिडिल मैन ट्रेडर और एजेंट हु फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ अ प्रोड्यूस, फॉर एग्जाम्पल होलसेलर। दूसरा एग्जांपल आता है रिटेलर। ये हर जगह पे इस तरीके की भूमिका प्ले करते हैं, मिडिल मैन की भूमिका प्ले करते हैं। कहीं से सामान खरीदा, होलसेल रेट में खरीदा, कहीं से सामान खरीदा, रिटेल रेट में खरीदा, उसको अपने उस पर्टिकुलर गोडाउन में ले जाकर के रखा, फिर वहां से अपने दुकान पे ला करके कंज्यूमर को क्या किया? प्रोवाइड किया अलग अलग रेट में, चाहे वो होलसेल रेट भी हो सकता है, चाहे वो रिटेल रेट भी हो सकता है। तो मिडिल मैन या इंटरमीडिएटरीज के बारे में ये है बातें। अगला आता है स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। ये अगला टर्म है जो कि यूज होने वाला है हमारे इस पूरे एग्रीकल्चर मार्केटिंग के दौरान। स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग के बारे में बात करें, आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा कि भैया स्टोरेज हाउस है उनके पास, कोल्ड स्टोरेज है उनके पास, बफर स्टॉक रखा हुआ है उनके पास। कभी सुना है? ये टर्म आते हैं बेसिकली किसी भी प्रोड्यूस को, नॉट ओनली फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। सिर्फ हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की अभी नहीं बात कर रहे हैं, अभी हम स्टोरेज की बात कर रहे थे, तो हमने कहा कि आपको बता दूं, कोई एक गोडाउन, कोई एक ऐसा स्थान जहां पे खूब सारा सामान, खूब सारा मटेरियल, खूब सारा पदार्थ, कोई भी, चाहे वो अनाज के रूप में हो, चाहे वो किसी एलिमेंट के रूप में हो, चाहे वो किसी मेटल के रूप में हो, किसी के रूप में एक जगह क्या किया गया है? स्टोर करके रखा हुआ है, राइट। स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग की जब हम बात करते हैं तो इसमें एक टर्म आता है कोल्ड स्टोरेज का। कोल्ड स्टोरेज क्यों जरूरी है? कभी आप लोगों ने सोचा कि कोल्ड स्टोरेज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए क्यों जरूरी है? कोल्ड स्टोरेज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा उस पेरिसिबल प्रोड्यूस के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला वो स्थान है जहां पे उस पेरिसिबल प्रोड्यूस को बचाया जा सकता है, जल्दी से जल्दी खराब ना हो वो। अ फैसिलिटी फॉर स्टोरिंग पेरिसिबल गुड्स एट अ लो टेम्परेचर। कोल्ड स्टोरेज, मैंने क्या बोला? अ फैसिलिटी फॉर स्टोरिंग पेरिसिबल गुड्स एट अ लो टेम्परेचर। बेसिकली इस कोल्ड स्टोरेज की अगर हम बात करें तो इसका सबसे ज्यादा लाभ जो होता है सब्जी विक्रेता, सब्जी वाले जो फार्मर्स होते हैं, जो स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्मर्स होते हैं, कहीं कहीं गांव में थोड़ी थोड़ी सब्जियां उगा ली और मंडी में ले जाकर के बेच लिया,
या कुछ ऐसे भी किसान होते हैं जो उन जिनका पूरा का पूरा लाइवलीहुड, पूरी की पूरी जीविका उसी के ऊपर निर्भर है कि वो सब्जियों को या बड़े लेवल पे सब्जियों का व्यापार कर रहे हैं, तो वो कोल्ड स्टोरेज में सबसे ज्यादा ले जाकर के अपनी सब्जियों को रखते हैं और दूसरे दूसरे टाइम पे ले जाकर के उसको सेल आउट करते हैं किसी किसी दूसरे मंडी में। दूसरा आता है बफर स्टॉक। ये भी आपको सुनने को मिलेगा आगे आगे आने वाले टर्म में। रिजर्व स्टॉक मेंटेन बाय द गवर्नमेंट फॉर स्टेबलाइजिंग प्राइस। अब क्या करती है मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पे थोड़ी चीजें मैं क्लियर कर दूं। बफर स्टॉक के बारे में हम बोल रहे हैं, मैंने अभी बोला रिजर्व स्टॉक्स मेंटेन बाय गवर्नमेंट्स फॉर स्टेबलाइजिंग प्राइस। गवर्नमेंट क्या करती है, कभी कभी किसी किसी प्रोड्यूस को मेंटेन करके रख लेती है किसी पर्टिकुलर स्टोरेज हाउस में, किसके रूप में, बफर स्टॉक के रूप में। अब वो क्या करती है कि भाई कोई ऐसा प्राइस इनस्टेबल है, जैसे आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूं टमाटर का। आए दिनों क्या होता है, टमाटर की जो प्राइस है बहुत ज्यादा हाइक हो जाती है, 80 रुपए, 90 रुपए, 120 रुपए, कभी कभी तो 200 रुपए किलो चला जाता है। उस कंडीशन में अब इस प्राइस की इनस्टेबिलिटी से तो निपटना तो है ही है, चाहे वो एज अ फार्मर निपटिए चाहे वो गवर्नमेंट निपटे। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस तरीके के प्रोड्यूस को बफर स्टॉक में रख लिया, रिजर्व रख लिया, ताकि उसकी प्राइस को प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जा सके। क्लियर। अगला आता है वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन होता क्या है बेसिकली, इट इज इनहांसिंग द वैल्यू ऑफ अ रॉ प्रोड्यूस थ्रू प्रोसेसिंग। इनहांसिंग द वैल्यू ऑफ अ रॉ प्रोड्यूस थ्रू प्रोसेसिंग। जैसे कभी आपने मुरब्बा बनाने वाले को देखा है, मेकिंग जैम फ्रॉम अ फ्रूट्स। हमने फ्रूट खरीदा, हमने उसको प्रोसेस किया, हमने उसको अलग अलग तरीके के प्रोड्यूस में, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट में बना दिया। अब वैल्यू एडिशन के एग्जांपल में मैंने आपको बताया क्या, मैंने बताया कि मेकिंग जैम फ्रॉम अ फ्रूट। किसी मुरब्बा बनाने वाले को आपने देखा है, वो क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स को खरीदा और उसको थोड़ा और लागत लगा करके और तरीके से उसके डिफरेंट प्रोड्यूस बना दिया, डिफरेंट प्रोडक्ट बना दिया। अब क्या हुआ, उसने अगर उस पर 10 रुपए लगाया तो उस 10 रुपए के बदले उसने डिफरेंट डिफरेंट प्रोड्यूस को, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट को बना करके बेचना स्टार्ट किया। इसको हम बोलते हैं क्या, वैल्यू एडिशन। किसी भी प्रोड्यूस को, किसी भी प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करके मल्टीपल फॉर्मेट में सेल करना वैल्यू एडिशन कहलाता है। क्या कहलाता है, वैल्यू एडिशन कहलाता है। अगली बात हम करने वाले हैं पॉलिसीज एंड इंस्टीट्यूशंस की। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों से डिस्कस किया था एपीएमसी के बारे में, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, और ये इनैक्ट हुआ था 2017 में अंडर द एक्ट ऑफ एपीएलएम कमेटी। एपीएलएम एक्ट भी वो बोलते हैं उसको। इसके बाद हम बात करने वाले हैं जो हमारा टर्म आने वाला है टर्मिनोलॉजी में, जो अभी मैंने आप लोगों को बोला इंस्टीट्यूशन के बारे में। इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे ऐसे बच्चों को पता होगा, जैसे फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, या एग्री एक्सपोर्ट जोन्स हो गए, या नाबार्ड हो गया, या एडीबी बैंक हो गए, एशियन डेवलपमेंटल बैंक हो गए। ये बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को या फार्मर्स को बहुत ज्यादा फैसिलिटेट करते हैं, प्रॉपर तरीके से उनके प्रोड्यूस को ग्रो करने में भी मदद करते हैं, कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस भी इनको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा कुछ ट्रेनिंग्स भी, जैसे मैनेज की अगर हम बात कर लें, और भी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो कि उस फार्मर के लिए एज वो फार्मर किस तरीके से एंटरप्रेन्योर को, अपने उस पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर को किस तरीके से डेवलप कर सके, उसमें वो मदद करते हैं। एफसीआई के बारे में मैंने डिस्कस किया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंश्योर द फूड सिक्योरिटी बाय प्रोक्योरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड ग्रेन्स। एफसीआई की अगर हम बात करें तो इंडिया लेवल की ये संस्था है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये संस्था है, और ये करती क्या है, मैंने आपको बोला इंश्योर फूड सिक्योरिटी बाय प्रोक्योरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड ग्रेन्स। ये क्या करती है, उन फार्मर्स से प्रोक्योर किस तरीके से करना है, क्या उसका डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म होना चाहिए, प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, बेटर प्राइस प्रॉपर तरीके से उस फार्मर को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। फूड सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यह संस्था काम करती है, एफसीआई की
इसके बारे में भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे जब हम इलेबोरेटेड लेक्चर, जैसे जैसे हमारा लेक्चर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारे जो टर्म्स हैं वो भी आते जाएंगे, और जो जो चीजें हमने डिस्कस करी है सिलेबस में वो भी हम बहुत ही विस्तार रूप से चर्चा करते जाएंगे। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। दूसरा मैंने बोला था एग्री एक्सपर्ट जोन। एग्री एक्सपर्ट जोन, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहीं कहीं पे इस तरीके का टर्म यूज होगा, AEZS, एरिया फोकस्ड ऑन प्रमोटिंग एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट। वो एरिया जहां पे एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट को, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को बहुत ज्यादा प्रमोट करने के लिए फोकस किया जा रहा हो, राइट। इसके बाद आते हैं मार्केट ट्रेंड के बारे में। मार्केट ट्रेंड्स, मार्केट ट्रेंड्स में कुछ कुछ टर्म्स हैं लाइक एग्री बिजनेस। आजकल ये बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट है एग्री बिजनेस। एग्री बिजनेस इंटरप्राइज इन्वॉल्व इन अ फार्मिंग, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग। मैंने क्या बोला? इंटरप्राइज इन्वॉल्व इन अ फार्मिंग, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग। मैंने क्या बोला? इंटरप्राइज इन्वॉल्व इन फार्मिंग, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग। कोई भी ऐसा उद्यम जिसमें फार्मिंग प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व हो, प्रोसेसिंग उसकी इन्वॉल्व हो, और उसके बाद उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है वो इन्वॉल्व हो। उस टर्म्स को, इन सारे टर्म्स को हम डिस्कस कहां करेंगे? एग्री बिजनेस में डिस्कस करेंगे, राइट। सेकंड आता है प्राइस स्प्रेड। प्राइस स्प्रेड, प्राइस मतलब मूल्य, स्प्रेड मतलब बिखराव, छिड़कना या चारों तरफ बिखरा हुआ। द डिफरेंस बिटवीन प्राइस एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ अ सप्लाई चेन। अगला आता है सप्लाई चेन। सप्लाई चेन, सप्लाई चेन, द नेटवर्क इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन, handling and distribution of agricultural produce. The network means कहां कहां हमारा संबंध है, किस किस जगह पे। अगर हम फार्मर हैं तो हम किस तरीके से प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन को करने के लिए सीड कहां से ला रहे हैं, कहां से हम फर्टिलाइजर का यूज करने के लिए फर्टिलाइजर कहां से ला रहे हैं, उसके बाद हम उस प्रॉपर तरीके से उसको हैंडलिंग किस तरीके से कर रहे हैं, उसको किस मार्केट में ले जा रहे हैं, कहां पे किस तरीके से उसकी हैंडलिंग हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन कहां का यूज कर रहे हैं, कितनी दूरी तक का प्रोडक्ट, कितनी दूरी तक हम भेज रहे हैं। कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई पेरिसेबल प्रोडक्ट है, कोई पेरिसेबल प्रोड्यूस है, उसको हम ज्यादा दूरी के लिए भेज रहे हैं, तो पेरिसेबल प्रोड्यूस है तो वो ज्यादा दूरी तक जाएगा, तो उसके लिए टाइम जो है बहुत ज्यादा मैटर करता है कि वो पेरिसेबल हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। सो सप्लाई चेन, द नेटवर्क इन्वॉल्व इन अ प्रोडक्शन, हैंडलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। इसका भी हम चर्चा करेंगे आगे आने वाले जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी सिलेबस के पार्ट हैं। इसके बाद आता है डिजिटल एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स। डिजिटल एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स, डिजिटल एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स। आप लोगों को एक चीज बड़ी ही नई दिखाई दे रही होगी, डिजिटल एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स। आप सब लोगों को पता है आजकल जो एरा चल रहा है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का चल रहा है। सो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को प्रॉपर तरीके से यूज ना किया जा रहा हो। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग में भी आजकल इसका बहुत ही बखूबी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। एग्रीटेक एक वर्ड आता है, एग्री टेक, ये वर्ड आपको सुना होगा आपने
बहुत ही जाना पहचाना वर्ड है ये, जहां पे किसी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को प्रॉपर तरीके से उसकी मार्केटिंग करने के लिए, उसकी ब्रांडिंग करने के लिए, उसको प्रॉपर तरीके से उसका लाभ कमाने के लिए बेच करके जहां पे टेक्नोलॉजी का यूज कर दिया गया, मींस टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशन फॉर एग्रीकल्चर, फॉर एग्जांपल आईओटी इन फार्मिंग, आईओटी इन फार्मिंग। अब आप बोलोगे कि सर आईओटी क्या है, इसको कंप्लीट रूप से देखें इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं, लेकिन फार्मिंग में इसका किस तरीके से यूज होगा, हम कैसे यूज करेंगे, फार्मर को क्या प्रॉफिट मिलेगा इन सब टेक्नोलॉजी का यूज करने का, ये सब चर्चा हम आगे आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। अब एग्री टेक में अगला जो पड़ाव आता है, एग्री मार्केटिंग एप्लीकेशंस, डिजिटल प्लेटफॉर्म कनेक्टिंग फार्मर टू द बायर। बहुत सारे ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म भी आजकल उपलब्ध हैं, बहुत सारे ऐसे डिजिटल कंपोनेंट भी है सर, बहुत सारे एप्लीकेशंस भी बहुत सारे उपलब्ध है, जहां पे फार्मर इजीली रूप से अपने प्रोड्यूस को टाई अप करके डिफरेंट कंज्यूमर्स को अलग अलग जगहों पे भी प्रॉपर तरीके से बेच सकता है, प्रॉफिट अर्न कर सकता है और अच्छे तरीके से अपनी जीविका को चला सकता है। इसके अलावा आज से अगर हम 10 से 15 साल पहले की बात करें और आज के परिवेश में भी हम देखें तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए किसान मंडी हो गया, बिग हाट हो गए, बहुत बड़े बड़े हाट बाजार हो गए, यहाँ पे भी बहुत सारे इस तरीके के एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को बेचने के लिए फार्मर वहां पे अपने आप को, अपनी अवेलेबिलिटी दिखाता है, वहां पे अपने प्रोड्यूस को बेचता है। लेकिन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था एग्री टेक्नोलॉजी के बारे में, एग्री टेक्नोलॉजी में आजकल इस तरीके के बहुत सारे एप्लीकेशंस का भी यूज हो रहा है, जो कि हम आगे आने वाले लेक्चर्स में चर्चा करने वाले हैं कि बहुत सारे ऐसे कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं जहां पे प्रॉपर तरीके से फार्मर एड ऑन होकर के अपने प्रोड्यूस को एड ऑन करके प्रॉपर सेल आउट कर सकता है और प्रॉपर प्रॉफिट कमा सकता है। नाउ अब अगला हम जो हमारा टर्मिनोलॉजी है, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, हमारा इंपॉर्टेंस क्या है एग्रीकल्चर मार्केटिंग का। पहला आता है इंश्योर फार्मर टू गेट फेयर प्राइसेस, दूसरा आता है रिड्यूसेस द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटरमीडिएटरीज, तीसरा आता है फैसिलिटेट्स इफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सपोर्ट, एंड चौथा आता है प्रमोट्स वैल्यू एडिशन एंड प्रोसेसिंग। ये तो था एग्रीकल्चर मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस कि उस एग्रीकल्चर मार्केटिंग से हमारे उस फार्मर को, हमारे उस किसान देवता को कितना प्रॉफिट मिलेगा, किस तरीके से प्रॉफिट मिलेगा, और एग्रीकल्चर मार्केटिंग को अगर हम स्ट्रॉन्ग करते हैं तो उस स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्मर्स को किस तरीके से प्रॉफिट होगा अपने उस छोटे से जमीन से निकले हुए उस प्रोड्यूस के द्वारा। इसके बाद हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस के बाद हम बात करने वाले हैं चैलेंजेस इन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। कौन कौन से चैलेंजेस आएंगे एग्रीकल्चर मार्केटिंग के दौरान। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि आज की बहुत ही बड़ी समस्या है। दूसरा, एक्सप्लॉयटेशन बाय द मिडिलमैन, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को मिडिलमैन या इंटरमीडिएटरीज के बारे में डिस्कस किया था। मिडिलमैन का बहुत बड़ा रोल होता है किसी प्रोड्यूस के प्राइस को हाइक करने में और किसी प्रोड्यूस के प्राइस को लो करने में। प्राइस वोलेटिलिटी, लिमिटेड अवेयरनेस अमंग द फार्मर्स के बीच में कौन कौन से अवेयरनेस की जरूरत है, इसकी जो बहुत सारी लिमिटेशंस हैं उसके बारे में। आज के लिए इतना ही। हमारी टर्मिनोलॉजी का जो दूसरा लेक्चर है आज हम यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल पे अगले आने वाले बहुत ही रोचक जानकारियों के साथ, एग्रीकल्चर मार्केटिंग की जानकारियों के साथ। अगला लेक्चर मैं आप लोगों को एग्रीकल्चर के कॉन्सेप्ट के ऊपर, एग्रीकल्चर के प्रॉपर डिफिनीशन के ऊपर, एग्रीकल्चर के स्ट्रक्चर के ऊपर लेकर के आने वाला हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे छात्रों, थैंक यू।